जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्रा फिजिक्स क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के बारे में, जिसमें हम मैटर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन एमिशन के बारे में पढ़ेंगे। मेनली आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एमिशन की। स्टार्ट करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन से। अब देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा है। बोर्स एटॉमिक मॉडल में हमने क्या स्टडी किया है कि एटम के सेंटर पे एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। जैसे ये रेड वाले हम मान लेते हैं कि प्रोटॉन है, और इसमें क्या है, ये जो ग्रीन हमने बना रखे हैं ये क्या है, ये न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसी न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऑर्बिट्स होती हैं, जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ऑर्बिट्स होंगी इस टाइप से, इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। अब अगर हम इसकी बात करते हैं कि जैसे ये एटम है, मान लीजिए इसकी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर है, कुछ इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में भी रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर हम अलग अलग ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखिए अलग अलग ऑर्बिट्स में जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन सब में आपको मालूम है कि जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन आपके कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है या ये इलेक्ट्रॉन है या ये इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। वही अट्रैक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करने लगते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। बट अगर हम इस अट्रैक्शन की बात करें तो आपको मालूम है कि जो आपका अट्रैक्शन होता है F, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यानी कि सिंपली अगर हम फोकस करें कौन से कॉन्सेप्ट पे, कि जो फोर्स होता है अट्रैक्शन फोर्स, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर। तो इस कॉन्सेप्ट से हमको क्या मालूम पड़ता है कि अगर न्यूक्लियस फोर्स लगा रहा है, तो जैसे मान लो न्यूक्लियस और फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसके बीच में मान लीजिए फोर्स लग रहा है F1, सेकेंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर ये फोर्स लगा रहा है F2, थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर मान लीजिए ये फोर्स लगा रहा है F3। तो अगर हम इस फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं, इस फॉर्मूले से, तो एक बड़ा बेसिक सी बात समझिए, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी, तो इससे केस में हमको क्या मिलता है, फोर्स जो फर्स्ट ऑर्बिट होगी उस पे सबसे ज्यादा लगेगा, सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पे कम, थर्ड के पे और भी कम, और ये चलता रहेगा। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बाय द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन द इनर मोस्ट ऑर्बिट एंड मिनिमम इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इनर मोस्ट ऑर्बिट की जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पे फोर्स मैक्सिमम होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर फोर्स मिनिमम होता है। और ये क्या होता है कि सबसे बाहर की ऑर्बिट में मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, एक इस टाइप से इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, इन पे लगने वाला अट्रैक्शन बहुत कम है। अगर हम ये मान लें कि सपोज एनी इलेक्ट्रॉन और एनी एटम विल गेट एनर्जी फ्रॉम एनी एक्सटर्नल सोर्स, मान लीजिए ये एटम है, इस एटम को किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी मिलती है। अगर ये एनर्जी एक्सटर्नल सोर्स से मिलेगी तो एनर्जी किसको मिलेगी, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस एनर्जी को गेन करेगा। एनर्जी को गेन करेगा तो क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स तो प्रोवाइड करेगा नहीं। अभी इस केस में हम बात कर रहे हैं, नॉर्मली क्या था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स था वो अट्रैक्शन फोर्स के इक्वल था, लेकिन जैसे ही इसको एनर्जी मिली तो इस केस में क्या हो गया, जो इसका अट्रैक्शन फोर्स था वो कम हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा हो जाएगा, ज्यादा। यानी कि अट्रैक्शन प्रॉपर मिलेगा नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि जैसे ही इसको एनर्जी मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को छोड़ के बाहर निकल जाएगा और मटेरियल के अंदर, ऑर्बिट से निकल जाएगा और मटेरियल के अंदर फ्रीली मूव करने लगेगा। इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि द इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इन एनी एटम आर लूजली बाउंड विद द न्यूक्लियस एंड व्हेन दे विल गेट एनर्जी फ्रॉम एनी एक्सटर्नल सोर्स दे विल come out from their orbit and moves freely inside the
मटेरियल, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मान लीजिए हम एक मटेरियल के लिए बात करते हैं कि सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है और एक हमने पीस लिया हुआ है, इसमें कुछ एटम है, इस टाइप से एटम है और इनको एनर्जी मिलती है, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इन एटम्स से बाहर आएंगे, इलेक्ट्रॉन इन एटम्स से बाहर आ जाएंगे। ये आ गया इलेक्ट्रॉन आपका इस टाइप से, और क्या होगा, ये इसी के अंदर जो खाली स्पेस है, इसी खाली स्पेस में ये इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहेंगे। ये जो कंडीशन होती है, दिस इज कॉल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन। अब बात ये आती है कि हम फ्री इलेक्ट्रॉन की बात क्यों कर रहे हैं, कि इलेक्ट्रॉन अपने एटम से फ्री हो गया बट अभी भी ये मेटल की बाउंड्री के अंदर है। हम वेरियस पर्पस के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को इस मेटल से बाहर निकालेंगे और उसको अलग अलग पर्पस से यूज करेंगे करंट के जनरेशन में या अदर कई एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट वैसे तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी एक बार पढ़ चुके हैं कि जब इन इलेक्ट्रॉन्स को या एटम्स को एनर्जी मिलती है किसी एक्सटर्नल सोर्स से, तो इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को छोड़ के बाहर आ जाते हैं और मेटल बाउंड्री के अंदर या मटेरियल के अंदर ही मूव करते रहते हैं। जो बीच में एटम्स के बीच में स्पेस होता है जिसको हम इंटर एटॉमिक स्पेस बोलते हैं, उसी स्पेस में ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन के बाद हमारा कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रॉन एमिशन। हमने ये तो पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट से छोड़ के बाहर आ गए, बट ये मटेरियल से बाहर नहीं आए। हमको इन्हें मटेरियल से बाहर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और भी एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी, उसका एक रीजन है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एटम था, एटम से इलेक्ट्रॉन निकला, बट इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या होगा, इसी मटेरियल के अंदर रह जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन इस मटेरियल से बाहर नहीं आएंगे। क्यों नहीं बाहर आएंगे, उसका एक रीजन है। जैसे इलेक्ट्रॉन इससे निकले, बट ये सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, इसी के अंदर रहेंगे। अभी अंदर रहने का एक रीजन है, क्योंकि ये जिस एटम से निकले होंगे वो एटम क्या किसमें कन्वर्ट हो गया होगा, पॉजिटिव आयन में, और वो पॉजिटिव आयन इसको अट्रैक्ट तो करेगा। और उसके अलावा भी जब ये निकलना चाहेंगे तो ये जो मेटल है ना आपका, ये मेटल की जो सरफेस है, ये मेटल की सरफेस क्या करेगी, इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए बैरियर, वर्क एज बैरियर फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक बैरियर का काम करेगी, और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए बैरियर का काम करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन नॉर्मली तो बाहर नहीं आएंगे। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को हमें बाहर लाना है तो बाहर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको और एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एक्स्ट्रा एनर्जी देने के लिए हम क्या करेंगे कि सपोज हम कोई भी टेक्निक यूज करते हैं और हम इसको क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। जब हम इसको एनर्जी देंगे, और एनर्जी देने पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो किससे ज्यादा हो जाएगी, दैट इज मोर देन द सरफेस बैरियर। जैसे ही इनका एनर्जी लेवल सरफेस बैरियर से ज्यादा हो जाएगा, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जैसे ही ज्यादा हो जाएगा वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को छोड़ के बाहर, मतलब ये मेटल से बाहर आने लगेंगे, और इसी प्रोसीजर को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एमिशन। सिंपली when any metal will get energy from any external source and the electrons will came out from the metal surface, electron will came out from the metal surface, this is called the electron emission. Simply the liberation of free electrons from the surface of metal after getting some energy। ठीक है, यानी कि सिंपली अगर हम बात करें, लिबरेशन ऑफ free electrons from metal surface after getting some energy from source is called इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है और इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को गेन करने के बाद मेटल की सरफेस से बाहर आते हैं, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब देखिए इलेक्ट्रॉन एमिशन की अगर हम बात करें तो एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पे आया, आफ्टर गेटिंग सम एनर्जी। एनर्जी मिलनी चाहिए इसको, एनर्जी जब तक नहीं मिलेगी तब तक इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से बाहर नहीं आएगा, वो उसी के अंदर मूव करता रहेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं हर मेटल के पास और वो बने रहेंगे। बाहर आने के लिए क्या चाहिए,
एनर्जी चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि हर मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर आ ही जाते हैं। फ्रॉम वर्ड हम यहां पे यूज कर सकते हैं किससे, फोटो सेंसिटिव। फोटो सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, अब फोटो सेंसिटिव तो हम नहीं कह सकते, फोटो सेंसिटिव वर्ड हम आगे यूज करेंगे जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे वहां पे। यानी कि हर मेटल से नहीं निकलते, कुछ सिलेक्टेड मेटल्स ही होते हैं जिनको अगर एनर्जी दी जाए तो उनकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। क्लियर। हम बात करते हैं कि ये एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन होता है वो कितने टाइप से हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गिवन टू द मटेरियल, इलेक्ट्रॉन एमिशन आपका 4 टाइप का हो सकता है। एक होता है आपका थर्मल एमिशन, थर्मल एमिशन। सेकंड होता है आपका फील्ड एमिशन, सेकंड होता है आपका फील्ड एमिशन। थर्ड होता है आपका सेकेंडरी एमिशन। एंड फोर्थ होता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोर टाइप्स हम इलेक्ट्रॉन का एमिशन करा सकते हैं। अगर हम इनकी बात करें कि वन बाय वन ये क्या होते हैं एमिशंस, तो अब यहां पे देखिए, जैसे हम बात करते हैं किसकी, मेथड्स ऑफ एमिशन में 4 टाइप के मेथड्स हमने पढ़े हुए हैं। नंबर 1 हमारे पास कौन सा आ रहा है, 1 है हमारा थर्मल एमिशन। कौन सा है, थर्मल एमिशन। अब देखिए थर्मल एमिशन क्या है, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है कि सपोज आपके पास एक मेटल है, ये एक मेटल पीस है या एक मेटल सरफेस है, आप इस मेटल को क्या करते हो, हीट करते हो। यू विल प्रोवाइड सम हीट टू दिस मेटल। जैसे ही आप इस मेटल को हीट देते हो, और हीट देने के केस में कंडीशन कौन सी, कंडीशन कौन सी, की जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है दैट इज ग्रेटर देन द सरफेस बैरियर। जैसे ही आप हीट देते हो और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सरफेस बैरियर से ज्यादा हो जाती है, सरफेस बैरियर से ज्यादा हो जाती है, वैसे ही क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ने हीट गेन करी, सरफेस बैरियर से ज्यादा इनकी एनर्जी हो गई, और एनर्जी मिलते ही ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ना इसके अंदर, ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन थे, एनर्जी इसको मिली और ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगे। ये जो एमिशन होगा दिस इज कॉल्ड द थर्मल एमिशन। और ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थर्मो आयन और थर्मल इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड द थर्मो आयन और थर्मल इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही सेकंड एमिशन आपका कौन सा है, सेकंड एमिशन की हमने बात की फील्ड एमिशन। सेकंड एमिशन है हमारा फील्ड एमिशन। अब देखिए फील्ड एमिशन क्या होता है, सेकंड है हमारा फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन में क्या होगा कि सपोज आपके पास कोई मेटल है, ये इस टाइप से एक मेटल पीस है, इस मेटल के अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इस टाइप से। आप इसको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या इसके ऊपर एक फील्ड अप्लाई करते हैं हम इस टाइप से कि हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड इस पे अप्लाई किया है, ये पॉजिटिव, ये प्लेट है, ये प्लेट हमारी कैसी है, निगेटिव। हमने इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई किया। स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई करने का मतलब क्या है कि जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसी होगी, ठीक है। हम इसके ऊपर फील्ड अप्लाई करते हैं, फील्ड अप्लाई करने पे क्या होगा, एक सिंपल सी बात जो आपने पढ़ी हुई, जैसे ही आप फील्ड अप्लाई करोगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट होंगे, और जैसे ही अट्रैक्शन फोर्स सरफेस बैरियर से ज्यादा होगा तो क्या होगा, एज ए रिजल्ट जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहां से बाहर आने लगेंगे। इस एमिशन को हम क्या बोलते हैं, फील्ड एमिशन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर थे, इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन लगा और ये इलेक्ट्रॉन सरफेस बैरियर को क्रैक करके मेटल की सरफेस से बाहर आएंगे, तो इनको बोला जाएगा, दिस एमिशन इज कॉल्ड द फील्ड एमिशन। और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा, दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फील्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे हम इसको, फील्ड इलेक्ट्रॉन। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट एमिशन जो आता है, नेक्स्ट मेथड है आपका सेकेंडरी एमिशन। थर्ड इज सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन क्या होता है,
कि अगर आपके पास कोई मेटल सरफेस है, आप इस मेटल के ऊपर हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं। आप क्या करते हैं, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये कैसे हैं, हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन है, इनको आप नोट करते हो, हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स। हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की आप इनके ऊपर बम्बार्डमेंट करते हो। जब इसके ऊपर हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट होगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे इसको स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगी, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो अपनी काइनेटिक एनर्जी के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन आपने बम्बार्ड किए थे इसके ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपने साथ कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लाएंगे। दिस टाइप ऑफ एमिशन इज कॉल्ड द सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन का सीधा मतलब यही है सेकेंडरी वर्ड का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ही यूज करके हमने इलेक्ट्रॉन का एमिशन कराया है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड द सेकेंडरी एमिशन। अब यहाँ पे देखिए सेकेंडरी एमिशन में जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, दोज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। और इनमें अगर बात की जाए सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, तो सबसे लास्ट जो मेथड आता है आपका इलेक्ट्रॉन एमिशन का, वो मेथड है आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। एक बात समझ लीजिए, इस चैप्टर का मोस्ट ऑफ द पोर्शन इसी टॉपिक पर बेस्ड है, जिसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है, नाम से क्लियर है, फोटो मतलब फोटोन मतलब लाइट। सपोज आपके पास एक मेटल है, ये एक मेटल है, इस मेटल के ऊपर हाई फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन या हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होती है, ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट इस सरफेस पे इंसिडेंट होती है। हम नोट कर लेते हैं कौन सी, हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन इंसिडेंट होगा तो रेडिएशन की एनर्जी का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, एच न्यू होता है। हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन या फोटोन इससे जब टकराएंगे तो टकराने पे क्या होगा, सपोज इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे इस टाइप से, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फोटोन अपनी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को देंगे। जैसे ही इनकी एनर्जी सरफेस बैरियर से ज्यादा होगी तो क्या होगा, इसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगेंगे। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसकी सरफेस से बाहर आने लगेंगे। ये जो एमिशन है, दिस एमिशन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। सिंपली व्हेन हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन विल इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, when high frequency radiation incidents on metal surface, is electrons are emitted from it, this is called photo इलेक्ट्रिक एमिशन। सिंपल सी बात समझिए, अगर हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन इंसिडेंट होता है और हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन के इंसिडेंट होने से मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगते हैं, दिस इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। बट ये सारे मेटल्स में नहीं होता, ये सारे मेटल्स में नहीं होता। ऐसा नहीं है कि किसी भी मेटल पे हाई फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन पड़ेगा इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। ये वैलिड होता है केवल कुछ ही मेटल्स के लिए, फॉर जिन मेटल्स को हम बोलते हैं कौन से, फोटो सेंसिटिव मेटल, फोटो सेंसिटिव मेटल। नहीं तो अगर हर मेटल की बात करें तो एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, इन सब पे जब हाई फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन पड़े तो ये सारे इलेक्ट्रॉन का एमिशन करने लगे, फिर तो हमारी काफी जो प्रॉब्लम्स हमको आती है वो इजी हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन बहुत स्टार्ट हो जाए। बट ऐसा नहीं है कि हर मेटल पे, कुछ ही मेटल होते हैं जिन पे जब लाइट पड़ती है, हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट पड़ती है तो उनसे इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। उन मेटल्स को हम फोटो सेंसिटिव मेटल बोलते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन।
फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में एक बात समझ लीजिए बहुत क्लियर, कि एमिशन कब होगा वो भी समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड ओनली व्हेन कंडीशन क्या है कि जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन सरफेस बैरियर, यानी कि फोटोन की एनर्जी जब उस मेटल के सरफेस बैरियर से ज्यादा हो जाएगी तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर आ जाए, हमेशा जैसे एनर्जी पर मिले फोटोन मिले बाहर आ जाए। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन यूज करते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन में जैसे हम यूज कर सकते हैं गामा रेज, एक्स रेज या अल्ट्रावायलेट रेज यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जब हाई फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन किसी मेटल की सरफेस पे पड़ता है और अगर इन्हें एनर्जी, फोटोन की एनर्जी या रेडिएशन की जो एनर्जी है वो उसके सरफेस बैरियर से ज्यादा होती है तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगते हैं। दिस इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्लियर? जिन मेटल से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो सकता है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं फोटो सेंसिटिव मेटल। सारे मेटल्स में ऐसा नहीं होता। क्लियर है? अब जब हम बात कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में कुछ टर्म्स हैं जिनको समझना बड़ा जरूरी है, तभी हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को बहुत अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। वन बाय वन हम उन टर्म्स को समझेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, अब देखो वर्क फंक्शन क्या है, सिंपली अगर हम बात करें तो हम ये बोल सकते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपली किसी भी इलेक्ट्रॉन को, हमने क्या बोला कि मेटल है, फोटोन आएगा, ऐसा तो नहीं है कि ये मेटल रखा हुआ है कोई भी फोटोन आएगा इससे टकराएगा और इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेंगे, ऐसा तो संभव नहीं है। क्या होगा, हर मटेरियल के हिसाब से इंसिडेंट फोटोन की एक रिक्वायर्ड एनर्जी होनी चाहिए, उससे कम एनर्जी अगर मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। नॉर्मल सी बात है, वो अपने घर में है, आप अपने घर में हो, आपको कोई काम पे ले जाए, आपको घर से बाहर ले जाए तो एक डिमांड होती है कि हमारी इतनी डिमांड है। वैसे इसकी भी डिमांड है, हर मेटल की क्या डिमांड होती है कि अगर इसको बाहर निकालना है तो कम से कम इतना मिलना चाहिए, इससे कम मिलेगा तो वो बाहर नहीं आएगा। यानी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोल सकते हैं हम, मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन required to emit electron from any photo sensitive मेटल सरफेस। देखो वर्ड बहुत क्लियर है, हर मेटल के लिए जो वर्क फंक्शन होता है वो उस मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है। एल्यूमिनियम जैसे हमने बात की कि हम कोई भी मेटल ले लेते हैं, हर अलग अलग टाइप के मेटल के लिए वर्क फंक्शन अलग अलग होगा, कॉमन नहीं होगा। वर्क फंक्शन को अगर हम बात करें तो वर्क फंक्शन को हम डिनोट कर सकते हैं किससे, फाई से, या फाई नॉट से डिनोट करते हैं, या डब्ल्यू नॉट से। इसका जो यूनिट होगा नॉर्मली, वैसे तो एनर्जी का यूनिट जूल होता है, बट एनर्जी का जो लेवल है उसको देखते हुए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है फाई का, फाई नॉट इज इक्वल एच इंटू न्यू नॉट। क्या होता है, एच इंटू न्यू नॉट, या हम इसको लिख सकते हैं एच इंटू सी बाई लैम्डा नॉट। ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो टर्म आ गए, एक आ गया न्यू नॉट और एक आ गया लैम्डा नॉट। न्यू नॉट जो होता है वो इंसिडेंट फोटोन की, न्यू नॉट जो होता है वो उस मेटल सरफेस की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, लैम्डा नॉट उस सरफेस की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है। तो सिंपली किसी भी सरफेस से मेटल को बाहर निकालने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। यानी निकालने के लिए हमको जितनी एनर्जी चाहिए, जितना काम करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। क्लियर है? यहां से हमारे पास दो टर्म आए, एक आता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या, फॉर्मूले से अगर हम स्टार्ट करते तो हमारे पास आया है फाई नॉट इज इक्वल एच इंटू न्यू नॉट। एच इंटू न्यू नॉट, तो बहुत क्लियर सी बात यहां से एक निकल के आती है
क्या निकल के आती है कि जो वर्क फंक्शन होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू नॉट। वर्क फंक्शन मतलब मिनिमम एनर्जी, एनर्जी लेवल अगर वर्क फंक्शन से कम है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, एनर्जी लेवल अगर वर्क फंक्शन से कम है मतलब फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। तो कंडीशन हम यहाँ पे क्या है कि अगर हम इसके बेस पे देखते हैं तो क्योंकि वर्क फंक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए हम बोल सकते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट radiation required for electron emission या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन रेडिएशन या फोटोन below which no electron emit from metal surface, यानी कि वो फ्रीक्वेंसी जिससे कम पर कोई भी इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर नहीं आता, दैट इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या होता है, न्यू नॉट। क्लियर, इसका जो यूनिट होता है बेटा वो होता है हर्ट्ज। बहुत क्लियर है। दूसरा टर्म हमको क्या देखने को मिला, दूसरा मिला था लैम्डा नॉट, जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब देखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को अगर हम देखते हैं यहाँ पे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आया है, फाई नॉट इज इक्वल एच इंटू सी बाई लैम्डा नॉट। यानी कि अगर हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से हमको क्या मिला है कि जो फाई नॉट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा नॉट। यानी कि अगर हमको वर्क फंक्शन ज्यादा चाहिए तो वेवलेंथ कम होनी चाहिए। मतलब वर्क फंक्शन अगर कम हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगी तो एमिशन बंद होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी जो वेवलेंथ है वो बढ़ जाएगी तो बंद होगा। इनवर्स चलता है। तो अब इनवर्स में देखिए, इनवर्स के लिए हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन above which electron emission stops। इलेक्ट्रॉन एमिशन एट स्टॉप, यानी कि वो मैक्सिमम वेवलेंथ जिससे ज्यादा पर इलेक्ट्रॉन एमिशन बंद हो जाता है, या हम कहें और नो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। यानी इंसिडेंट हर मेटल के लिए, इंसिडेंट रेडिएशन के लिए एक सेट वेवलेंथ होती है, जिससे ज्यादा वेवलेंथ का अगर रेडिएशन उस पर इंसिडेंट होगा तो उसका जो इलेक्ट्रॉन एमिशन है या तो बंद हो जाएगा, या हम यूं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा ही नहीं। तो उस मैक्सिमम वेवलेंथ को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का क्या हमारे पास फॉर्मूला आया है, न्यू नॉट। फिर से हम फॉर्मूला नोट कर लेते हैं एक साथ दोनों का, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। जो आपका वर्क फंक्शन होता है, वर्क फंक्शन यानी कि फाई नॉट दैट इज इक्वल एच इंटू न्यू नॉट इज इक्वल एच सी बाई लैम्डा नॉट। अगर हम इसके बेस पे बात करते हैं तो इसके बेस पे जो हमको कंडीशंस मिलती हैं, जो हमको कंडीशंस मिलती हैं फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉन एमिशन की क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। देयर आर टू कंडीशंस मेनली। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो वेवलेंथ है दैट शुड बी लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और सेकंड कंडीशन है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन शुड बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर ये दो कंडीशंस फॉलो होती हैं किसी रेडिएशन में तो वो किसी भी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन करा सकता है, अदरवाइज वो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं करा सकता। क्लियर है।
देखिए हमने कंडीशंस की बात की, कंडीशंस फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो आज के इस वीडियो में हमने जो समझा, हमने फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एमिशन, मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन, कंडीशंस फॉर द इलेक्ट्रॉन एमिशन, जिसमें वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में हमने बात करी है। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इन डिटेल बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द वेरियस फैक्टर्स which are used for the electron emissions. Thank you.